अब हमने एक फैक्टर्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस करना है। ठीक है कि रेट ऑफ रिएक्शन को यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, कौन उसको स्पीड अप कर सकता है ज़्यादा। और उसके अलावा एक आपने नई चीज़ पढ़नी है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व। ठीक है, वो उसी से रिलेटेड है। तो हमारे पास आप हेडिंग लगा लें, फैक्टर्स ऑफ रेट, फैक्टर फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली कि कितना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज आ रहा है, या कितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पर सेकंड या पर यूनिट टाइम कंज्यूम हो रही है। उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, किसी भी रिएक्शन का रेट, कंसंट्रेशन का चेंज पर यूनिट टाइम। इसी तरह उसको इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बन रही है पर सेकंड में या पर यूनिट टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको रेट कहते हैं। अच्छा, अब फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे इस रेट को किसी भी रिएक्शन में, उसमें सबसे पहला फैक्टर हमने पढ़ा है टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर किस तरह किसी भी रिएक्शन को अफेक्ट करता है, तो आपको याद है कोलिजन थ्योरी हमने की थी लास्ट क्लास में। कोलिजन थ्योरी में क्या कहता था वो कहता था कि अगर आप चाहते हैं कि कोई रिएक्शन हो, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कोलिजन थ्योरी देती है आपको। एक तो ये कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको कोलाइड करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, तब वो हो सकता है हाँ। प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। फिर इसके बाद ये था कि ये कोलिजन्स कैसी होनी चाहिए, ये इफेक्टिव कोलिजन होनी चाहिए, यानी इफेक्टिव कोलिजन का मतलब है जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें और रिजल्ट में प्रोडक्ट मिल जाए या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इनफेक्टिव कोलिजन कौन सी थी, जिसमें दोनों आपस में टकराएं लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो, बाउंस बैक हो जाए। ठीक है, तो हमारे लिए काम की कोलिजन्स कौन सी हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है। अच्छा, जिनको हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रूटफुल कोलिजन्स होती हैं, ये प्रोडक्ट बना के देती हैं आपको जब दो रिएक्टेंट्स इस तरह की कोलिजन करेंगे। लेकिन दो फर्दर और कंडीशंस है, एक तो मॉलिक्यूल्स को करेक्ट ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड करना है, और दूसरा जो भी दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें उनके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और वो कौन सी एनर्जी है कि उनकी एनर्जी इक्वल टू या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए जिस टाइम पे वो कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। यानी इतनी एनर्जी उनके पास होनी चाहिए। जब उनके पास इक्वल टू या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी एनर्जी होगी, तो वो कोलाइड करके क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे, फ्रूटफुल कोलिजन करेंगे। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन होगी और प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर उनके पास इससे कम एनर्जी है तो फिर वो कोलाइड तो करेंगे लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना के देंगे, बाउंस बैक हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये हमने लास्ट क्लास में इसको देखा था। तो अब हम आते हैं जरा, और हमने एक ग्राफ देखा था कि रिएक्टेंट्स जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या करते हैं, डिक्रीज होते हैं, खत्म होते जाते हैं। तो मैक्सिमम से कॉन्सेंट्रेशन शुरू होती है और एंड में उसकी बिल्कुल मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रह जाती है। जबकि प्रोडक्ट एट टाइम जीरो, जीरो कॉन्सेंट्रेशन होती है और वो फिर बढ़ती बढ़ते 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 जब तक रिएक्शन एंड नहीं हुआ तब तक कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है ना। और इस ग्राफ क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम है, वाई एक्सिस पे आपने कॉन्सेंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हमें रेट बताता है। कॉन्सेंट्रेशन टाइम का ग्राफ ग्रेडियंट हमें रेट बताएगा। अच्छा, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर, और आपने बस एक अपने लिए याद रखना है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है आपका टेम्परेचर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो आपने उसको बताने हैं। एक हुआ करेगा पॉइंट रिलेटेड टू द फैक्टर, यानी उस फैक्टर की वजह से कैसे आपके पास चेंज आ रहा है, और उसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स को क्या हो रहा है, इस पे बात करेंगे। फिर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगी तो ओवरऑल नंबर ऑफ जो इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी उनको भी बढ़ जाना चाहिए या कम हो जाना चाहिए। वो बढ़ जाएंगी तो फिर प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, प्रोडक्ट फॉर्मिंग पर यूनिट टाइम वो कैसा होगा। और फिर हम एट द एंड बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या होगा। ठीक है, ये चार पांच एक पॉइंट्स हैं जिनको आपने एक ही गो में सारी बातें उसको बतानी है। ठीक है ना। अब जैसे टेम्परेचर है, इसमें पॉइंट रिलेटेड टू द फैक्टर ये है कि काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हम जरा दो केसेस बनाते हैं। आपके पास एक
एक वेसल है जिसमें दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और उस वेसल को आपने हीट नहीं किया हुआ। और इसी तरह ये दूसरी जगह पे इसी वेसल को आपने क्या किया हुआ है, इसको हीट एनर्जी भी दी हुई है। यहाँ पे हीट है या टेम्परेचर हायर है, और यहाँ पे टेम्परेचर लोअर है, यानी हीट एनर्जी कम है यहाँ पे। ठीक है। जब भी आप किसी रिएक्टेंट मिक्सचर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये जो रिएक्टेंट्स हैं, ये इन्होंने इस हीट एनर्जी को क्या करना होगा, ये इस हीट एनर्जी को और क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है। तो ये रिएक्टेंट्स हीट एनर्जी को क्या करेंगे, इनके मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से अब इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। ज्यादा हो जाएगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो ये क्या करेंगे, ये ज्यादा स्पीडीली मूव करेंगे। हाँ जी। ऐसी है। अच्छा, और यहाँ पे आपके पास क्योंकि हीट एनर्जी कम थी, तो इनके पास कम एनर्जी है, लोअर एनर्जी है, तो ये स्लो मूव करेंगे थोड़ा सा। ऐसे ही है। अब हाँ जी। जहाँ पे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, उधर आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके उन्होंने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, यानी उनकी एनर्जी बढ़ गई। ऐसे ही है। जब उनकी एनर्जी बढ़ गई तो अब उनका जो रैंडम मोशन है, गैसेस में रैंडम मोशन ही होता है, या इधर भी कह लेते हैं रैंडम मोशन ही है, तो हम उनका जो रैंडम मोशन है वो क्या हो गया, स्पीड अप। हाँ जी। अब जब ये सारे मॉलिक्यूल बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, तो मुझे बताओ जो नंबर ऑफ कोलिजन्स इनके दरमियान होंगी, स्टेटिस्टिकली अगर बात करें, जब ज्यादा तेजी से एक दूसरे के करीब से गुजर रहे हैं, तो ज्यादा कोलिजन होने के चांसेस हैं कि नहीं, हाँ जी। ज्यादा चांसेस हैं। जब ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रही हैं, तो फिर अफेक्टिव कोलिजन्स के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाता। ज्यादा हो जाते हैं। तो जब नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, तो आपके पास प्रोडक्ट भी कैसे कैसे फॉर्म होगा, ज्यादा जल्दी या ज्यादा कम, ज्यादा जल्दी। ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। इंक्रीज। ठीक है। हाँ जी। तो पॉइंट रिलेटेड, द फैक्टर क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, तो अब वो ज्यादा स्पीडीली मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गई, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ गई, प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम ज्यादा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। तो ये चार पॉइंट तो बाकी सारे सेम के सेम ही हैं, लेकिन जो पॉइंट रिलेटेड टू द फैक्टर है वो चेंज हुआ करेगा। तो आपने से बताना है कि व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, the molecules या reactant molecules, the reactant molecules will absorb the heat energy, will absorb the heat energy, and their kinetic energy will increase, will increase, which results in more random motion, which results in faster, लिख लो faster random motion, which results in faster random motion। आगे लिखेंगे जी, ड्यू टू दिस द नंबर ऑफ collisions increase, hence number of effective collisions increase, effective collisions increase, more product is formed per unit time, यानी अब ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बन रही है उतने ही टाइम। तो आगे क्या लिखेंगे जी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस जब टेम्परेचर इंक्रीज करें हम। ठीक है। तो एक वो हमारा फैक्टर वाला पॉइंट है ये वाला। उसके बाद सारे यही कि नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम में अब कितना फॉर्म होगा, ज्यादा या कम, और फिर रेट ऑफ रिएक्शन उसकी वजह से क्या बोलेंगे, ज्यादा हो गया है कम। क्लियर है वाला फैक्टर। हाँ जी। अच्छा, एक चीज बताना कि अभी फॉर एग्जांपल इनिशियली एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए इतनी सी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी। जब आप हीटिंग करते हैं तो इस रिएक्टेंट की एनर्जी क्या हो जाती है,
कम नहीं होती, दूसरा रूट बन जाता। नहीं नहीं, वो तो कैटलिस्ट है। जब आप रिएक्टेंट को हीट अप कर रहे हैं, उसको हीट एनर्जी अच्छा। दे रहे हैं, तो ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। हाँ जी। ऐसी है। हीट एनर्जी हाँ एब्जॉर्ब जी। करने की वजह से इसकी जो एनर्जी थी प्रीवियसली, अब वो क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। ज्यादा हो गया ना। हाँ जी। अब जो अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी को मार्क करूं तो वो ये छोटा सा नहीं है गैप इतना बीच में जो है। हाँ जी। ठीक है ना, यहाँ पे जो बीच में छोटू सा गैप आ रहा है, ये हमारी अब एक्टिवेशन एनर्जी है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो अब आपने हीटिंग जब की, उसकी वजह से अब ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एनर्जी इक्वल टू या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है। हाँ जी। क्योंकि देखो ना, सिंपल लफ्जों में, पहले एक एक्टिवेशन एनर्जी थी ई ए। ठीक है, इस तक पहुंचने के लिए रिएक्टेंट को क्या करना पड़ता था? कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे थे जिनके पास इतनी ही एनर्जी है, ठीक है, और कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे थे जिनके पास लोअर एनर्जी है। लेकिन जब आपने रिएक्टेंट को हीट करके एनर्जी दे दी, तो अब रिएक्टेंट्स किधर पहुंच गए? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके। अब ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं जिनके पास एनर्जी इक्वल टू या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो जब ज्यादा रिएक्टेंट्स हाँ के जी। पास एनर्जी इक्वल टू या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है, वो ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक अच्छा जी, आगे अगले फैक्टर पे चलते हैं। सेकेंड फैक्टर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसके भी दो केसेस बनाते हैं। एक आपके पास बॉक्स ए है या बीकर ए है, जिसमें आपके पास ये ए के कॉन्सेंट्रेशन है और ये बी की कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अब ऐसी अगर बात करें, क्योंकि एनर्जी तो सबके पास, हम कोई हीटिंग तो नहीं कर रहे, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन चेंज की है, तो इनके बीच में कोलिजन्स होंगी, इन रिएक्टेंट्स के बीच में हाँ जी। बिल्कुल होनी चाहिए। और कोलिजन्स होने के बाद ये प्रोडक्ट बना के देंगे। लेकिन जी। इसके साथ एक और केस बना रहा हूँ कि एक ऐसा मैंने दूसरा केस बनाया जिसमें ए तो उतना ही है, लेकिन बी की कॉन्सेंट्रेशन मैंने बढ़ा दी है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा कोलिजन्स होंगे। यस। जब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ जाती है, तो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कर जाते हैं? बढ़ जाते हैं। इंक्रीज। अमाउंट उसकी बढ़ गई है। तो अब जब अमाउंट बढ़ गई है, तो अब कोलिजन के चांसेस क्या हैं? ज्यादा। ज्यादा। जब ज्यादा कोलिजन होगी, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन कैसी होंगी? वो भी ज्यादा होंगे। प्रोडक्ट कैसा फॉर्म होगा पर यूनिट टाइम? जल्दी। जल्दी फॉर्म होगा। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्पीड अप हो जाएगा। ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स ड्यू टू मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स। ज्यादा पार्टिकल्स हैं तो ज्यादा कोलिजन हो सकती हैं, जबकि लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, लेस नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स, सो लेस कोलिजन्स। जब कम कोलिजन्स हो तो कम इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी। जब ज्यादा कोलिजन्स हैं तो फिर उसमें ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी। तो प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो इस फैक्टर को अगर इसके इसका पॉइंट बनाए इस फैक्टर का, हम लिखेंगे जी कि व्हेन वी इंक्रीज the concentration of reactant, more number of reactant particles are now available, are now available। तो आगे लिखेंगे जी, this results in more number of collisions, hence more number of effective collisions happen, more number of effective collisions, product formed per unit time
increases, rate of reaction increases, rate of reaction increases। एक्स फैक्टर में कोई कंफ्यूजन है इसमें? सिंपली नहीं। आपने जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी है, उसकी अमाउंट बढ़ा दी है, तो जब अमाउंट बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होंगी? अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो ज्यादा कोलिजन्स होंगी, ज्यादा कोलिजन्स होंगी हाँ तो जी। ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी, ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब पर सेकंड ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्या गया? कॉन्सेंट्रेशन वाला फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर हमारा है कॉन्सेंट्रेशन के बाद, तो वो है जी हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। इसके लिए दो केसेस हैं कि आपने फॉर एग्जांपल मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन कराना है, दिस इज HCl। ठीक है, और आपके पास मैग्नीशियम सॉलिड के साथ रिएक्शन कराना चाहते हैं। अगेन ये हमारे पास HCl का सोल्यूशन है और हम मैग्नीशियम सॉलिड के साथ इसका रिएक्शन कराना चाहते हैं, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि अमाउंट यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, सिर्फ सरफेस एरिया चेंज करेंगे। एक जगह पे आप यूज कर रहे हो जी, ये आपके पास एक ब्लॉक ऑफ मैग्नीशियम है, एक क्यूब ऑफ मैग्नीशियम कह लेते हैं, उसको यूज करने लगे। या चलो मैं इसको थोड़ा आसान होगा एक्सप्लेन करने के लिए। मैग्नीशियम की एक मैंने स्ट्रिप ले ली है। ठीक है, एक जगह मैग्नीशियम स्ट्रिप यूज कर रहे हैं और दूसरी जगह पे इसी मैग्नीशियम स्ट्रिप को क्रश करके ना आपने बना दिया मैग्नीशियम पाउडर। ठीक है, तो अब जरा देखना है इधर। जब ये इसके अंदर रिएक्ट करने जाएगा HCl में, तो मैग्नीशियम स्ट्रिप में क्या मसला है कि इसका सरफेस एरिया क्या है? लेसर। रिएक्टिंग सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद HCl आएगा वो रिएक्ट करेगा। ऐसी है ना, जो जो मैग्नीशियम का पोर्शन हाँ जी। कांटेक्ट में आएगा HCl के साथ, सिर्फ वो रिएक्ट कर सकता है। तो हाँ इसमें जी। सिर्फ और सिर्फ जो ये सरफेस के ऊपर ऊपर मैग्नीशियम के एटम्स हैं वो रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी सरफेस के नीचे हम्म। थोड़े से जो मैग्नीशियम एटम है वो रिएक्शन नहीं करेंगे, फिर उससे नीचे जो मैग्नीशियम एटम्स है वो रिएक्शन नहीं करेंगे। सिर्फ जो सरफेस की बिल्कुल सरफेस पे मैग्नीशियम एटम्स हैं वो क्या कर सकते हैं? रिएक्शन कर सकते हैं, यानी जो सिर्फ इधर लाई करते हैं ऊपर, ये रिएक्शन करेंगे। ठीक है, इसकी एक सिंपल एग्जांपल इस तरह कि अगर एक बॉक्स होता, मैग्नीशियम का क्यूब होता अगर, तो क्यूब में जितने भी अंदर भरे हुए मैग्नीशियम एटम्स हैं वो रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्सपोज्ड नहीं है टू HCl। सिर्फ रिएक्शन करेगा तो कौन करेगा? ये जो इधर ऊपर टॉप सरफेस पे है, ये जो ऊपर ऊपर, इधर जो फ्रंट सरफेस पे है, और इधर जो लेफ्ट हैंड साइड पे सरफेस पे है। ठीक है, ये एक्सपोज होंगे टू HCl, ये डायरेक्ट इन कांटेक्ट विद HCl आएंगे। तो सिर्फ ये क्या कर सकते हैं? रिएक्शन। जो अंदर रेड से मैंने मार्क किया, जो अंदर भरा हुआ मैग्नीशियम है, वो तब तक रिएक्ट नहीं करेगा जब तक सरफेस वाला रिएक्ट नहीं कर जाता। बात समझ आ रही है? हाँ जी। तो इसका मतलब है कि सरफेस एरिया जो रिएक्ट कर रहे हैं HCl के साथ मैग्नीशियम स्ट्रिप के केस में, वो सिर्फ ये वाली ऊपर ऊपर जो सरफेस के ऊपर है ये वाली, ये सिर्फ रिएक्शन कर सकते हैं। जो अंदर पड़े हुए हैं, जिससे भरा हुआ मैग्नीशियम से, जो इसकी बॉडी के अंदर पड़े हुए हैं, वो उनसे रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, जब तक ये सरफेस वाले रिएक्ट करके साइड पे नहीं हो जाते जब तक, और अगला मैग्नीशियम रिएक्शन नहीं कर सकता जो उसके नीचे आ रहे हैं। लेकिन तो इसका मतलब है कि जी जब सरफेस एरिया कम हो तो आपके पास मैग्नीशियम के जो एटम्स हैं, रिएक्टेंट जो पार्टिकल्स हैं जो एक्सपोज्ड हैं टू द अदर रिएक्टेंट फॉर रिएक्शन, वो क्या है? कम है। हाँ जी। ऐसी है, लेस मैग्नीशियम एटम्स आर एक्सपोज टू HCl। ठीक है, यस। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होंगी? कम होंगी। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स भी क्या होंगी फिर? कम होंगी। कम होंगे। प्रोडक्ट जो पर यूनिट टाइम बनेगा वो क्या होगा? कम होगा, रिएक्शन स्लो होगा। हाँ जी। ठीक है, लेकिन आप इसको जब प्रोडक्ट उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? पाउडर की फॉर्म में। तो पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करने से हर मैग्नीशियम एटम यहाँ पे, ये हमने देखा है कि यार अब पाउडर कन्वर्ट करने की वजह से एक तो सरफेस एरिया क्या कर गया? अब इंक्रीज। बढ़ गया। सरफेस एरिया कैसे बढ़ गया? कि अब मोर मैग्नीशियम एटम्स
विल बी एक्सपोज्ड टू HCl। जब ये पाउडर आप हाँ जी। अंदर डालोगे तो जितना पाउडर डालोगे उसमें सारे मैग्नीशियम एटम्स आर एक्सपोज टू HCl। वो सारे क्या करेंगे उसके साथ, रिएक्शन कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से जब पाउडर फॉर्म में आपने यूज किया तो सरफेस एरिया बढ़ गया। अब सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से मोर मैग्नीशियम एटम्स आर एक्सपोज्ड फॉर रिएक्शन। ठीक है। तो जब ज्यादा रिएक्शन के लिए एक्सपोज है, ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में फिर क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, ज्यादा कोलिजन होंगी, ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगी, ज्यादा तेज रिएक्शन होगा। ठीक है ना। ठीक। हाँ। तो हम इधर अपने पास एक पॉइंट लिख लेते हैं, स्ट्रिप में लेस मैग्नीशियम एटम्स आर एक्सपोज्ड फॉर रिएक्शन। जबकि जब पाउडर फॉर्म में देखें तो मोर मैग्नीशियम एटम्स आर एक्सपोज्ड फॉर रिएक्शन। ठीक है। तो हम उसे बताते हैं कि जी व्हेन वी इंक्रीज सरफेस एरिया, व्हेन वी इंक्रीज सरफेस एरिया, यानी मैग्नीशियम सॉलिड का पाउडर यूज कर लें अगर, मोर नंबर ऑफ reactant particles will be exposed for reaction. More number of reactant particles will be exposed for reaction. So more number of collisions, more number of effective collisions होंगी। तो product formed per unit time will increase। तो rate of reaction क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है कि सरफेस एरिया से कैसे रिलेटेड है रेट ऑफ रिएक्शन, कि सरफेस एरिया बढ़ाने से ज्यादा रिएक्टेंट पार्टिकल्स एक्सपोज हो जाते हैं। ज्यादा जब एक्सपोज होंगे तो वो फिर ज्यादा पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो HCl से इधर रिएक्शन कर रहे होंगे दूसरे रिएक्टेंट से। तो ज्यादा कोलिजन्स हो रही होंगी। ज्यादा कोलिजन्स हो रही होंगी तो इसका मतलब है कि फिर इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है। हाँ जी। ठीक है ना। जबकि इधर अगर इसकी देखें तो यहाँ पे सिर्फ ये जो सरफेस के ऊपर ऊपर लगे हुए हैं मैग्नीशियम एटम्स, ये सिर्फ रिएक्शन करेंगे, अंदर जितने पड़े हैं वो इनिशियली नहीं करेंगे रिएक्शन। क्योंकि HCl डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद सरफेस एटम्स आएंगे इधर, अंदर वाले में तो नहीं घुस सकता ना जब तक ऊपर वाले इधर से रिएक्ट करके चले नहीं जाते। हाँ जी। जबकि पाउडर में तो आपने उस सारे को क्या कर दिया, पाउडर में कन्वर्ट कर दिया। हर एक इंडिविजुअल मैग्नीशियम एटम यहाँ पड़ा हुआ है, वो सारे अब रिएक्शन करेंगे खुल के। ठीक। अच्छा। नेक्स्ट फैक्टर जो हमारा है दैट इज कैटलिस्ट। अब आपने याद रखना है बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होती है इन फैक्टर्स को चेंज करने से, इंक्रीज हो रही है। चेंज होती है ना। कैटलिस्ट यूज हाँ जी। करने से नंबर ऑफ कोलिजन्स नहीं चेंज होती। नंबर ऑफ कोलिजन्स आर नॉट अफेक्टेड। ना वो नंबर ऑफ कोलिजन्स को इंक्रीज करता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है लेकिन एक डिफरेंट तरीके से। ठीक है। अब अपने पास पहले इसको डिफाइन कर लो कि जी कैटलिस्ट कैसे बनाएगा। तो आप लिखें जी इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग एन alternate path with lower activation energy, by lower activation energy। ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जी कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कर देता है पुरानी वाली, ऐसा नहीं होता।
पिछली एक्टिवेशन एनर्जी उधर ही रहती है जितनी थी पहले। इसने क्या करना है, एक नया रूट बना के दे देना है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम थी। ठीक है। अच्छा, अब जरा इधर देखना, अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे इसको रिप्रेजेंट करना है तो ज़्यादा आसान रहेगा। कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है विच प्रोसीड्स लाइक दिस, ये रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, और इन दोनों को कनेक्ट किससे करते होते हैं, एनर्जी हम से। ठीक है, अब कुछ चीज़ें इधर मार्क करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी अगर मार्क करनी है इस रिएक्शन के लिए, तो वो कहाँ से कहाँ तक होगी। रिएक्टेंट लाइन से एनर्जी हम तक। यस, रिएक्टेंट की लाइन से लेके ऊपर प्रोडक्ट लाइन तक, ऊपर एनर्जी हम तक, ये हमारी क्या कहलाती है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये इस रिएक्शन की अपनी एक्टिवेशन एनर्जी है। कि भाई अगर आप चाहते हैं ये रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट हो इनटू प्रोडक्ट, तो उसके पास मिनिमम इक्वल टू दिस एनर्जी या इससे ग्रेटर एनर्जी होनी चाहिए, तब वो प्रोडक्ट में जा सकता है। ठीक है, ठीक है। उसके ठीक है। पास एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ग्रेटर एनर्जी होगी, तो वो यहां से ट्रैवल करके फिर किधर चल जाएगा, प्रोडक्ट में। अब सारे रिएक्टेंट्स वैसे नहीं है जिनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी। आगे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे हम कि कैसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे एक सैंपल में। ठीक है, तो अब मेजोरिटी ऐसे रिएक्टेंट्स हैं जिनके पास इक्वल टू या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी एनर्जी नहीं होती, मॉडरेट एनर्जी होती है। ठीक है, तो अब कैटलिस्ट यूज करने से क्या होगा कि कैटलिस्ट आएगा, और कैटलिस्ट पिछली एक्टिवेशन एनर्जी को कुछ भी नहीं बोलता, वो इसको एक नया रूट बना के देगा, कहेगा यार इस वाले रास्ते से चले जाओ, इस वाले रास्ते से चले जाओ। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इस रास्ते की कितनी है, रिएक्टेंट लाइन से लेके ऊपर एनर्जी हम जो कैटलिस्ट ने बना के दिया है उसको, हाँ जी। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, लोअर, कम है। कम एक्टिवेशन एनर्जी है। हाँ जी। यानी पहले आपको इतना बड़ा पहाड़ चढ़ के जाना है, आपके पास ज्यादा एनर्जी चाहिए आपको। अब आपको कैटलिस्ट के जरिए जो नया रूट उसने बना के दिया, उसका इतना ज्यादा बड़ा पहाड़ नहीं है वो, छोटा सा एक बम्प है, उससे गुजरना है बस। ठीक है, तो अब ज्यादा पोर्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास पहले मॉडरेट एनर्जी थी, लेकिन अब नए रूट के हिसाब से उनके पास थोड़ी ज्यादा एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी से। ये एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट है। ऊपर वाली कौन सी थी एक्टिवेशन एनर्जी, विदाउट बिफोर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट। अच्छा, विदाउट। वो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट है, और ये जो नई एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट है। ठीक है, तो जब कैटलिस्ट आता है उसने एक नया रूट बना के दिया है, रिएक्टेंट्स के बाद अब दो रूट्स हैं, एक ये वाला रूट है, एक ये वाला रूट है। कैटलिस्ट वाले रूट में लोअर एक्टिवेशन एनर्जी है, जबकि जो प्रीवियस रूट है उसमें हायर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब इसको जरा इधर समझो सिंपल लफ्जों में, कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक रोड है, ठीक है, और उस रोड के बाद आपको इतना बड़ा एक हिल जो है उससे क्रॉस करके जाना पड़ता था पहले। ठीक है, यहाँ से गाड़ियां आ रही हैं, उन्होंने इस, अगर इस पोर्शन ऑफ द पाथ को कवर करना है तो उनको इधर से पहले ऊपर जाना पड़ता था, और फिर नीचे आके आगे फर्दर अपना रास्ता कंटिन्यू करते थे। ठीक है, तो गाड़ी की बड़ी एनर्जी लगती थी पहले। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उनको एक नया रूट बना के दिया जो कि यहाँ से गुजरता है। इसी पहाड़ी के अंदर उन्होंने एक टनल बना दिया। ठीक है, ये हमारा एक टनल है। तो अब क्या करना पड़ा, अब दो रूट्स हैं, अगर किसी का दिल करता है वो ऊपर से चला जाए, किसी का दिल करता है तो वो इस रूट से चला जाए। ठीक है, कहाँ पे अगर एक बंदा है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल चलो हाइकिंग की एग्जाम्पल लेते हैं, गाड़ी वाली ज्यादा कोई इतनी मजे की एग्जाम्पल नहीं लेंगे। एक बंदा है यहाँ पे, उसको पहले ऊपर वाले रास्ते से जाना पड़ा था जहाँ पे उसकी एनर्जी क्या लग रही थी, ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको, पूरी एक चढ़ाई चढ़ के फिर उतरना भी पड़ेगा दूसरी साइड से। गवर्नमेंट ने क्या किया, बीच में एक आपको वो बना दिया टनल, कि भाई यहाँ से गुजर जाओ। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ से जाते हुए जो आपके पास दूसरा रूट है ये वाला, ये फर्स्ट रूट था, हाई एनर्जी चाहिए थी इसके लिए। सेकेंड रूट जो है उसके लिए एनर्जी अब क्या चाहिए होगी, कम। कम एनर्जी चाहिए, क्योंकि आपने सिंपली
इंस्टेड ऑफ पूरा पहाड़ी चढ़ के नीचे उतरने के बजाय अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली टनल के थ्रू, नए रूट के थ्रू जा सकते हो, जिसमें ज्यादा एनर्जी भी नहीं लगेगी। ठीक है ना। तो कैटलिस्ट का क्या रोल है, इस तरह का रोल है कैटलिस्ट का। कि कैटलिस्ट ने क्या किया, एक नया रूट बना के दिया जिसमें एनर्जी कम लगती है। ठीक है। ठीक है। तो पहले जैसे हमारा ये बंदा था, ये रिएक्टेंट बंदा था, इसको पहले इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। अब उसको दूसरा रूट मिल गया, अब वो ज्यादा लंबी चढ़ाई नहीं है, अब उसको थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो वो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैटलिस्ट ने एक नया रूट बना के दे दिया जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, कम थी। तो इस तरीके से कैटलिस्ट क्या कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि जब एक्टिवेशन एनर्जी उसने कम की है नए रूट में, तो अब ज्यादा रिएक्टेंट्स ऐसे हैं जिनके पास एनर्जी ग्रेटर देन या इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी हो गई है। ठीक है। अब इधर देखो ना जरा, मैं आपको एक और डायग्राम से बताता हूँ। ये आपका पूरा रिएक्टेंट सैंपल है। इसमें ये रिएक्टेंट्स ऐसे थे जिनके पास एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी थी। ठीक है। फिर ये थे जिनके पास, ये बॉर्डर पे जो आ रहे हैं, ये ऐसे रिएक्टेंट्स जिनके पास इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी एनर्जी। लेकिन इनसे नीचे जो है, ये ऐसे रिएक्टेंट्स हैं जिनके पास लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी है, लेकिन उसके कह लो करीब करीब जा रहे हैं, लेकिन उससे कम ही। ठीक है। और इन रिएक्टेंट एनर्जी वेरी लो, ये रिएक्टेंट्स ऐसे जिनकी एनर्जी वेरी लो। ठीक है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट की बात करें, तो सिर्फ कौन से रिएक्टेंट्स ऐसे हैं जो कन्वर्ट हो सक रहे थे इनटू प्रोडक्ट, यही वाले, ग्रेटर देन हाँ एक्टिवेशन एनर्जी, और जो इस लाइन पे लाई करते हैं जिनकी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी एनर्जी। जी। ठीक है। सिर्फ ये रिएक्टेंट का पोर्शन है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट बना के देगा। लेकिन जब आपने कैटलिस्ट यूज कर लिया ना, तो कैटलिस्ट ने क्या किया, कैटलिस्ट ने इधर से भी कुछ रिएक्टेंट्स अब ऐसे होंगे जो थोड़ा ऊपर पोर्शन में लाई करते हैं इस जगह पे, ऐसे रिएक्टेंट्स बन जाएंगे जिनके पास इक्वल टू या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी एनर्जी आ गई है। क्योंकि नए रूट की एक्टिवेशन एनर्जी खुद कम होगी है ना। ठीक है। तो अब जो हमारे पास मॉडरेट एनर्जी वाले रिएक्टेंट्स हैं, उनमें से भी कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे हैं जो अब इस पोर्शन में लाई करते हैं, ऊपर वाले पोर्शन में। ठीक है। तो जब कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी लोअर करेगा, अब ज्यादा पोर्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास इक्वल टू या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है। या उनकी एनर्जी जो पहले कम थी एक्टिवेशन एनर्जी से, अब वो इक्वल टू या ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होगी। ठीक है। समझ आ रही है बात? हाँ जी। तो इस वजह से अब ज्यादा रिएक्टेंट्स ऐसे हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं अब अपने पास। तो देखो जी, व्हेन वी ऐड कैटलिस्ट, व्हेन वी ऐड कैटलिस्ट, more number of reactant particles have energy that is now equal to or greater than, equal to or greater than activation energy. So more reactants convert into product per unit time, so rate of reaction increases. बात समझ आ रही है कि क्या हर्क कर रहे हैं हम इसमें? जब कैटलिस्ट आता है, तो देखो ना, जैसे इनिशियली आपके पास 10 किलो जूल की एनर्जी थी, और आपसे जो ऊपर थे ज्यादा एनर्जी वाले, वो सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कह लो 11 किलो जूल थी। ठीक है। आपके पास हाँ 10 थे, आपके पास पूरी नहीं हो रही एनर्जी कि आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। जब कैटलिस्ट आया ना, तो कैटलिस्ट ने एक और एक्टिवेशन एनर्जी वाला रूट निकाला जिसमें सिर्फ 5 किलो जूल की एनर्जी चाहिए। तो अब आप भी उस कैटेगरी में आ गए हो ना, जो आराम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि जी। आपके पास तो 10 किलो जूल की एनर्जी पड़ी है। ऐसे ही। तो ये रिएक्टेंट आपका जो है कैटलिस्ट वाला फैक्टर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर पे, विच इज प्रेशर वाला फैक्टर। हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज प्रेशर। तो अपने पास लिखो,
नेक्स्ट फैक्टर इज, जो फिफ्थ फैक्टर है आपका, दैट इज प्रेशर। और प्रेशर ओनली इन द केसेस ऑफ गैसेस। अगर गैस है, गैसियस फेज रिएक्शन है, तो सिर्फ तब प्रेशर का फैक्टर आता है, उसके अलावा कहीं इफेक्ट नहीं करेगा प्रेशर इसको। ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ ठीक है। प्रेशर कैसे आपके पास अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। आपके पास एक कंटेनर है, उसमें इनिशियली पिस्टन इधर है। ठीक है, ये हमारा पिस्टन है। और इसमें आपके पास गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। ये दो रिएक्टेंट्स आ गए, ये हमारा दूसरा रिएक्टेंट आ गया। ठीक है। इनिशियली गैस में आपको पता है पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, फार अपार्ट होते हैं ना। थोड़ा और इस तरह करके बनाते हैं तो आपको जरा क्लियर नजर आए। ये आपके पास मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं, ये दूसरे रिएक्टेंट की गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। इनिशियली जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं एट लो प्रेशर, फॉर एग्जांपल इधर 1 atm प्रेशर है, लो प्रेशर, ये गैसियस एटम्स एक दूसरे से क्या है, फार अपार्ट करेंगे। ये भी रैंडमली मूवी करेंगे, लेकिन एक दूसरे से क्या है, फार अपार्ट है। तो चांसेस ऑफ कोलिजन जो है रैंडम मूवमेंट के दौरान वो क्या है, थोड़े से कम है। हाँ जी। ठीक है। लेकिन अगर इसी कंटेनर में मैं जाके क्या करता हूँ, मैं प्रेशर बढ़ा देता हूँ, प्रेशर 10 atm कर देता हूँ, तो अब ये सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये क्या हो जाएंगे, ये भी पुश हो जाएंगे। ऐसे ये उसी कंटेनर में अब जी। एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जी। ये उतने ही जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे, अब वो एक दूसरे के ज्यादा करीब आ गए, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी तो कम हो गया ना। हाँ जी। ठीक है। तो जब वो ज्यादा करीब आए हैं, तो अब ये जब रैंडम मोशन करेंगे तो इनकी कोलिजन्स क्या होंगी, बढ़ जाएंगी, कम हो जाएंगी। बढ़ जाएंगे। यस, बढ़ जाएंगी। तो एट हायर प्रेशर क्या हो गया, कि ये जो आपके पास इनिशियली गैस के मॉलिक्यूल्स लो प्रेशर पे जो आपके पास फार अपार्ट थे, एक दूसरे से रैंडम मोशन कर रहे थे, तो लेस कोलिजन हो रही थी। आपने प्रेशर इंक्रीज करके उनको एक दूसरे के करीब कर दिया। ठीक है। अब वो ज्यादा फार अपार्ट नहीं, अब वो एक दूसरे के करीब आ गए, क्लोज टू ईच अदर है। तो अब जब वो रैंडम मोशन करेंगे तो कोलिजन्स भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। जब ज्यादा कोलिजन्स होंगी, इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होंगी, ज्यादा होंगी। प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम क्या करेगा, बढ़ जाएगा। और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है। ठीक। ठीक है। तो हम अपने पास इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर, द गैस मॉलिक्यूल्स आर कम क्लोजर टुगेदर, कम क्लोज टू ईच अदर, कम क्लोज टू ईच अदर। दिस रिजल्ट्स in more number of collisions, more number of effective collisions, more number of effective collisions. So product formed per unit time increases, hence rate of reaction increases. क्लियर है फैक्टर, ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के केस में, कि अगर आप प्रेशर चेंज कर दें, गैसेस में ज्यादा कर दें प्रेशर, तो गैसेस एक दूसरे के करीब आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स करीब आ गए तो अब उनके पास ज्यादा स्पेस नहीं है मूव करने की। जब वो उस स्पेस में मूव करेंगे एक दूसरे के करीब करीब, तो ज्यादा कोलिजन्स करेंगे, ज्यादा कोलिजन्स करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स करेंगे। ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा पर यूनिट टाइम। ठीक। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल पे आते हैं, बस इसके बाद लास्ट टॉपिक बोल्ट्जमैन कर्व रहेगी। आपके पास एक रिएक्शन है जी, N2 + 3H2 गैस गोज इनटू 2NH3 गैस। पहला फैक्टर, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या अफेक्ट आएगा इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर। ए पार्ट सर आप ओरली डिस्कस करेंगे। अच्छा, इनिशियली रिएक्ट आपके पास वेसल में कौन होगा, N2 के मॉलिक्यूल्स और H2 के मॉलिक्यूल्स। ठीक है। ये N2 मॉलिक्यूल्स आ गए,
ये H2 मॉलिक्यूल्स आ गए। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपके पास इन रिएक्टेंट्स की क्या चीज इंक्रीज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या करेंगे अब इनके बीच में? इंक्रीज। इंक्रीज। नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगी तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स क्या करेंगी? वो भी बढ़ जाएंगे। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा? ज्यादा हो जाएगा ज्यादा या हो जाएगा, स्पीड अप हो तेज हो जाएगा। जाएगा, रिएक्शन स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरह इसी रिएक्शन में अब भूल जाओ टेम्परेचर वाला फैक्टर, अब आ जाओ दूसरे पे। अगर मैं इसी रिएक्शन में आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 गैस इंक्रीज कर देता हूँ, तो अब N2 आपके इसी जो आपका कंटेनर है उसमें N2 क्या होगी? और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ा दी उसकी। ठीक है, तो N2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की वजह से आपके पास क्या फर्क पड़ेगा? कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बढ़ने की वजह से क्या हो जाएंगे आपके पास? हाँ जी, कॉन्सेंट्रेशन के फैक्टर में जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते हैं तो क्या होता है उससे? इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगी। यस, नंबर ऑफ कोलिजन आप ज्यादा डायरेक्टली होंगे। ये बोल सकते हैं, ये बोल दो कि जी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होगी है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होंगी, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज होंगी, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि अब इंक्रीज। रिएक्टेंट ही ज्यादा हो गया ना, उसमें ज्यादा रिएक्टेंट है तो वो ज्यादा कोलिजन्स करेगा क्योंकि ज्यादा पार्टिकल्स आ गए उसके। ऐसी है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह सी पार्ट में अगर आप इधर कैटलिस्ट यूज करते हैं इस रिएक्शन में, तो कैटलिस्ट क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी। विद ऑल्टरनेट पाथ। ऐसे एक्टिवेशन एनर्जी जब लोअर हाँ कर जी। देगा ऑल्टरनेट पाथ के साथ, तो अब मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन। मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एनर्जी कैसी होगी? इक्वल टू या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपके पास क्या बनाएंगे? रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा रिएक्टेंट्स ऐसे इनके पास एनर्जी ज्यादा है या इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है, तो वो ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है। हाँ जी। और डी पार्ट में आपके पास लास्ट प्रेशर की बात करते हैं, तो प्रेशर इधर अप्लाई होता है इस वाले रिएक्शन तो में। सरफेस एरिया। हाँ जी, हाँ जी होता है। गैस गैसियस फेज रिएक्शन है ना। तो जब मैं प्रेशर इधर इंक्रीज कर दूंगा तो उससे क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज करने से ये जो अभी थोड़े से फार अपार्ट पड़े हुए मॉलिक्यूल्स, ये फर्दर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? मतलब और वो और करीब हो कंटेनर जाएंगे ना। की स्पेस ये कम N2 हो रही, मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम कम आगे, हो रही है। ये आगे हमारे पास N2 मॉलिक्यूल्स, हाँ जी। ये आगे हमारे पास H2 मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या हो गए? एक दूसरे के और ज्यादा करीब हो गए ना प्रेशर इंक्रीज करने से। हाँ जी। तो जब प्रेशर इंक्रीज किया, तो प्रेशर इंक्रीज करने से आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है? क्लोजर टू ईच अदर। तो फिर उसकी वजह से मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगी। जब ज्यादा कोलिजन्स होंगी तो मोर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी। जब मोर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। अच्छा, इसमें सरफेस एरिया वाली बात नहीं आती क्योंकि गैसेज हैं, इनको हम तोड़ के फर्दर सरफेस एरिया नहीं इंक्रीज कर सकते। तो अगर कोई सॉलिड था उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अब एक्सपोज्ड होंगे फॉर रिएक्शन, तो ज्यादा कोलिजन्स होंगी, ज्यादा प्रोडक्ट बने। ठीक ठीक है, ये हो गया हमारा फैक्टर्स दैट अफेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी।